तो हेलो गाइस, आज हम पढ़ेंगे कि ड्रग्स यूज्ड इन ट्रीटमेंट ऑफ कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम एंड ब्लड डिसऑर्डर। ऐसे ड्रग्स जो कार्डियोवैस्कुलर प्रॉब्लम में या फिर ब्लड डिसऑर्डर में यूज किए जाते हैं उसको ट्रीट करने के लिए। तो वो जो होते हैं ड्रग हमारे कई टाइप के होते हैं। जैसे कि मैं पहले आपको बुक में दिखा देती हूँ कि कौन कौन से ड्रग्स होते हैं जिनको कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम या फिर ब्लड डिसऑर्डर में यूज किया जाता है। फिर हम उनको एक एक करके पढ़ेंगे, क्योंकि मैंने नोट्स में पूरा प्रॉपर एक एक ड्रग्स को मतलब पलट पलट के दिखाना पड़ेगा। तो इससे अच्छा मैं आपको बुक में पहले दिखा देती हूँ, तब फिर मैं एक एक ड्रग्स डिस्क्राइब करेंगे। तो जिसमें से हमारा आता है ये ड्रग्स यूज इन ट्रीटमेंट ऑफ कार्डियोवैस्कुलर ब्लड डिसऑर्डर में, जिसमें कोलिनर्जिक ड्रग्स आते हैं, एंटी कोलिनर्जिक ड्रग्स आते हैं और एड्रीनर्जिक ड्रग्स आते हैं, एड्रीनर्जिक ड्रग्स आते हैं, ड्रग्स फॉर CHF के लिए आते हैं। और जिसमें से आपका एंटी एंजाइनल्स आता है, एंटी एरिथमिक आता है। एरिथमिक मतलब इरेगुलर हार्ट बीट, आप समझ सकते हैं। और जिसमें से फिर हमारा आता है एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स आते हैं, हाइपोलिपिडेमिक ड्रग्स आते हैं, और ट्रीटमेंट जो कि ट्रीटमेंट ऑफ शॉक, फिर हीमेमेटिनिक्स आते हैं, और कोआगुलेंट ड्रग्स आते हैं, एंटी कोआगुलेंट ड्रग्स आते हैं जो कि क्लॉट फॉर्मेशन को रोकते हैं। क्लॉट मतलब जो क्लॉट बनाते हैं, या फिर एंटी कोआगुलेंट ड्रग जो क्लॉट को रोकते हैं, क्लॉट फॉर्मेशन को रोकते हैं। फिर एंटी प्लेटलेट्स आते हैं, और उसके बाद हमारा थ्रोम्बोलिटिक आता है, और प्लाज्मा एक्सपेंडर्स आते हैं। जिसमें से हम सारे ड्रग्स को एक एक करके पढ़ेंगे और समझेंगे वो कैसे वर्क करता है और इसके साइड इफ़ेक्ट्स वगैरह क्या होते हैं। तो चलिए पढ़ते हैं। तो हम पढ़ेंगे एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग। एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग होता क्या है? एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग हमारे हाई ब्लड प्रेशर को मेंटेन करने के लिए या फिर ट्रीट करने के लिए यूज़ किया जाता है। एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग का मतलब ये हो गया कि हाइपरटेंशन को ट्रीट करने के लिए एंटी एंड हाइपरटेंशन। फिर उसके बाद हाइपरटेंशन इज ड्यू टू ब्लड प्रेशर ऑफ सिस्टमेटिक आर्टरी इंक्रीज। सिस्टमेटिक आर्टरी में ब्लड प्रेशर का इंक्रीज हो जाना, जिससे हमारा हार्ट वर्क हार्डर टू डिलीवर ब्लड टू टिश्यू। हमारा हार्ट जो होता है वो हमारे टिश्यूज़ में प्रॉपर ब्लड सप्लाई नहीं कर पाता है, और हमारा सिस्टमेटिक प्रेशर जो होता है वो इंक्रीज हो जाता है, जिससे हमारा हाइपरटेंशन क्रिएट होता है। अब हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग। एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग कौन कौन से होते हैं? जिसमें हमारा डायूरेटिक्स आता है, एंजियोटेंसिन सेकेंड रिसेप्टर एंटागोनिस्ट आते हैं, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर आता है, इसको ACE इनहिबिटर भी बोलते हैं। फिर हमारा गैंग्लियन ब्लॉकर आता है, गैंग्लियन ब्लॉकर को एनएन ब्लॉकर भी बोलते हैं, एनएन ब्लॉकर्स भी बोलते हैं। और ये कैल्शियम चैनल ब्लॉकर भी आता है, एड्रिनर्जिक ड्रग्स भी आते हैं, वैसोडाइलेटर्स भी आता है। जिसमें से हम सबसे पहले देखेंगे डायूरेटिक्स। डायूरेटिक्स होता क्या है, और उसके बाद एक एक करके हम सबको डिस्क्राइब करेंगे। तो हम पढ़ेंगे डायूरेटिक्स। डायूरेटिक्स क्या होता है? डायूरेटिक्स आल्सो नोन एज वाटर पिल्स। डायूरेटिक्स जो होते हैं वाटर पिल्स के नाम से जाने जाते हैं। आर ड्रग्स दैट इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ यूरिन, जो यूरिन के प्रोडक्शन को इंक्रीज करते हैं, एंड हेल्प द बॉडी गेट रीड टू ऑफ एक्सेस सॉल्ट एंड वाटर। बॉडी से एक्सेस अमाउंट ऑफ सॉल्ट एंड वाटर को यूरिन के थ्रू निकालने का काम करते हैं, क्योंकि हमारा जो सोडियम होता है वो हमारे ब्लड में ज़्यादा अगर प्रेजेंट होगा तो हमारा ब्लड प्रेशर और इंक्रीज़ होता है। तो उसको मेंटेन करने के लिए यह डायूरेटिक्स जो होते हैं वो डायरेक्टली किडनी पे एक्ट करते हैं। डायरेक्टली किडनी पे एक्ट करने का मतलब है या किडनी में सोडियम एंड वाटर का एब्जॉर्प्शन रोक देते हैं, मतलब इनहिबिट द एब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम एंड वाटर। ये सोडियम एंड वाटर के एब्जॉर्प्शन को रोक देते हैं, जिससे हमारा वाटर लेवल इंक्रीज़ होता है, जिससे हमारा यूरिन लेवल इंक्रीज़ होगा और सोडियम लेवल भी इंक्रीज़ होगा, और वो यूरिन के थ्रू पास आउट हो जाएगा बाहर। तो जिससे सोडियम लेवल जो होता है वो हमारे ब्लड में मेंटेन हो जाता है और हमारा ब्लड प्रेशर लो हो जाता है। ये डायूरेटिक्स का वर्क होता है। फिर हम पढ़ेंगे ऐसे डायूरेटिक्स जो हमारे हाई ब्लड प्रेशर के लिए यूज़ किए जाते हैं। जैसे हमारा थियाजाइड आता है,
लूप ऑफ डायूरेटिक्स आते हैं और हमारा आता है पोटेशियम स्पारिंग डायूरेटिक्स आते हैं। तो पहले हम देखेंगे थियाजाइड क्या होता है। थियाजाइड जो होते हैं वो ब्लॉक द रीअब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम इन द डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल ऑफ नेफ्रॉन। नेफ्रॉन जो होता है किडनी, मतलब किडनी जो होता है, किडनी का कई पार्ट होते हैं जिसमें हमारा डीसीटी होता है और एसीटी होता है और डिजिटल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल होते हैं, लूप ऑफ हेनले होता है। तो उसमें हमारा जो एक पार्ट होता है वो डिजिटल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल होता है। डिजिटल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल का वर्क क्या होता है, ये बीपी को, ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करने में हेल्प करते हैं, इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस में हेल्प करते हैं, फ्लूइड वॉल्यूम को मेंटेन करने में हेल्प करते हैं। तो डिजिटल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल जो होता है वो सोडियम का एब्जॉर्प्शन करता है एंड वाटर का एब्जॉर्प्शन करता है। तो हम थियाजाइड के द्वारा इसके एब्जॉर्प्शन को, डिजिटल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में इसके एब्जॉर्प्शन को, सोडियम और वाटर के एब्जॉर्प्शन को रोक देते हैं। तो ये हमारा सोडियम और वाटर का एब्जॉर्प्शन हो गया नहीं, तो वो यूरिन के थ्रू, वो किडनी के द्वारा डायरेक्ट उसको यूरिन में भेज दिया जाता है और यूरिन के थ्रू वो बॉडी से आउट हो जाता है। तो हमारा ब्लड प्रेशर मेंटेन हो जाएगा। फिर हमारा आता है लूप डायूरेटिक्स आता है। लूप डायूरेटिक्स क्या होते हैं? लूप डायूरेटिक्स आर फार्माकोलॉजिकल एजेंट्स दैट प्राइमरली इनहिबिट द सोडियम पोटेशियम एंड कैल्शियम को ट्रांसपोर्टर लोकेटेड ऑन द ल्यूमिनल मेम्ब्रेन ऑफ द सेल्स along द थिक असेंडिंग लिम्ब ऑफ द लूप ऑफ हेनले। मतलब लूप ऑफ हेनले में दो लिम्ब्स होते हैं, एक असेंडिंग लिम्ब्स होता है, एक डिसेंडिंग लिम्ब होता है। तो असेंडिंग लिम्ब के जो सेल्स होते हैं उनमें जो ल्यूमिनल मेम्ब्रेन होता है वो सोडियम, पोटेशियम और कैल्शियम का ट्रांसपोर्टेशन करता है। तो उसके ट्रांसपोर्टेशन को ही इनहिबिट कर देगा। ना ट्रांसपोर्टेशन होगा, ना हमारे ब्लड में ये सोडियम, कैल्शियम और पोटेशियम का लेवल ज़्यादा होगा, ना हमारा ब्लड प्रेशर इंक्रीज़ होगा। पढ़ेंगे एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर, इसको ACE इनहिबिटर भी बोलते हैं। यह हमारे ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करने में हेल्प करता है, मतलब हाइपरटेंशन को ट्रीट करने के लिए हम लोग ACE इनहिबिटर का यूज़ करते हैं। ये क्या करता है, ये वर्क कैसे करता है, पहले मैं आपको एक डायग्राम के थ्रू समझा लेती हूँ। एक फ्लो चार्ट है जिसके थ्रू मैं आपको समझा लेती हूँ, उसके बाद आपको ये पूरा बताऊँगी, तब आपको समझ में आएगा। तो चलिए पहले आपको समझा लेते हैं उससे। अब हम पढ़ेंगे एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर। एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर को हम लोग ACE इनहिबिटर भी बोलते हैं और ये हमारे हाइपरटेंशन को रेगुलेट करने में हेल्प करता है, मतलब हाइपरटेंशन को ट्रीट करते हैं इस ड्रग के द्वारा। अब ये ड्रग वर्क कैसे करता है ये हम एक फ्लो चार्ट के थ्रू समझेंगे, क्योंकि बिना फ्लो चार्ट के, बिना अच्छे से फ्लो चार्ट बनाए आप इसको समझ ही नहीं पाएंगे। अगर एक ऐसे ही लिख दिया कि हाँ ये ऐसे होता है, ये ऐसे होता है, बिना आप उसका फंक्शन पढ़ेंगे नहीं कॉपी पे कुछ रफली करके, तो आपको कैसे समझ में आएगा। तो पहले हम उसको देख लेते हैं, उसके बाद मैं आऊँगी इस पर, फिर आपको समझाऊँगी, फिर आप बताइएगा कि आपको कैसा समझ में आया। आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो हम देखेंगे कि एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर वर्क कैसे करते हैं। इसको रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम ब्लॉकर्स भी क्यों बोलते हैं, ये हम इस फ्लो चार्ट के थ्रू आपको समझाएंगे। तो सबसे पहले हमारा जो लीवर होता है, लीवर हमारा एंजियोटेंसिनोजन को रिलीज़ करता है, जो कि रिलीज़ होने के बाद किडनी में आता है। किडनी हमारा रेनिन एंजाइम को रिलीज़ करता है। तो हमारा रेनिन एंजाइम जो होता है एंजियोटेंसिनोजन के साथ एक्ट करके एंजियोटेंसिनोजन को एंजियोटेंसिन फर्स्ट में कन्वर्ट कर देता है। फिर हमारा लंग्स जो होता है वो एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम, यहीं पे ये मेजर रोल प्ले करता है। ये जो एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम होता है वो एंजियोटेंसिन फर्स्ट को एंजियोटेंसिन सेकेंड में कन्वर्ट कर देता है। तो एंजियोटेंसिन सेकेंड जो होता है वो हमारा रिस्पॉन्सिबल होता है। ये एंजियोटेंसिन सेकेंड डायरेक्टली ब्लड स्ट्रीम में बाइंड हो जाता है और बाइंड करने के बाद ब्लड वेसल्स में कॉन्स्ट्रिक्शन पैदा करता है और हमारा ब्लड वेसल्स इंक्रीज़ होता है, ब्लड प्रेशर इंक्रीज़ हो जाता है, जो कि हाइपरटेंशन कॉज करता है। फिर हमारा ये दूसरा क्या करता है एंजियोटेंसिन सेकेंड, वो हमारा किडनी में NaCl और H2O के एब्जॉर्प्शन को इंक्रीज़ कर देता है। इंक्रीज द एब्जॉर्प्शन ऑफ NaCl एंड H2O बाय द किडनी। तो अगर हम बात ये आती है कि अब हम इसको ACE इनहिबिटर क्यों बोलते हैं, तो यहीं पे एक मेन पॉइंट था कि अगर हम ACE को ही ब्लॉक कर दें, मतलब एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम को ही ब्लॉक कर दें, तो हमारा एंजियोटेंसिन सेकेंड बनेगा ही नहीं, न बनेगा न ये होगा।
तो हम जो होता है कि इसको ACE एंजाइम इनहिबिटर इसीलिए बोलते हैं कि इसको जो ऐसे ड्रग्स जो एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम को इनहिबिट कर देते हैं वो एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर कहलाते हैं। अब इसको रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम ब्लॉकर्स क्यों बोलते हैं, क्योंकि रेनिन जो होता है वो किडनी के द्वारा रिलीज़ होता है और रेनिन ही पहले एंजियोटेंसिनोजन पे एक्ट करके एंजियोटेंसिन फर्स्ट बनाता है, तो इसीलिए इसको रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम ब्लॉकर्स बोलते हैं इसको। तो एक बार और समझा देती हूँ आपको, शायद मतलब जल्दी समझा देती हूँ, शायद कुछ लोगों को नहीं समझ में आया होगा तो समझाती हूँ। लीवर जो होता है वो एंजियोटेंसिनोजन को रिलीज़ किया है, किडनी जो होता है रेनिन रिलीज़ किया है, रेनिन जो होता है एंजियोटेंसिन पे एक्ट करके एंजियोटेंसिनोजन पे एक्ट करके एंजियोटेंसिनोजन को एंजियोटेंसिन फर्स्ट में कन्वर्ट करता है। तो हमारा लंग्स जो होता है एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम प्रेजेंट होता है, रिलीज़ करता है वो, जो कि एक्ट करता है एंजियोटेंसिन फर्स्ट पे। एंजियोटेंसिन फर्स्ट पे एक्ट करने के बाद उसको एंजियोटेंसिन सेकेंड में कन्वर्ट कर देता है। फिर हमारा जो एंजियोटेंसिन सेकेंड होता है वो 2 वे में रिस्पॉन्सिबल होता है ब्लड प्रेशर इंक्रीज़ करने के लिए। एक तो हमारा डायरेक्टली ब्लड स्ट्रीम में बाइंड करके ब्लड वेसल्स में कॉन्स्ट्रिक्शन पैदा कर देगा, मतलब ब्लड प्रेशर को नैरो कर देगा और ब्लड प्रेशर इंक्रीज़ होगा। और दूसरा जो करता है वो किडनी में NaCl H2O के एब्जॉर्प्शन को इंक्रीज़ कर देगा, तो हमारा ब्लड प्रेशर हाई हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब हम चलते हैं कॉपी पे, नोट्स पे आपको जो मैंने पढ़ा हुआ है नोट्स में वो मैं आपको समझाती हूँ। यहाँ पे एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर इसको इसीलिए बोलते हैं, मैंने आपको बताया। एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम जो होता है, इनहिबिटर जो होते हैं वो हाइपरटेंशन को ट्रीट करने के लिए होते हैं। इनहिबिट द कन्वर्जन ऑफ एंजियोटेंसिन एंजाइम, एंजियोटेंसिन कन्वर्जन एंजाइम ACE एंजाइम को इनहिबिट कर देते हैं, विच कन्वर्ट द एंजियोटेंसिन फर्स्ट टू एंजियोटेंसिन सेकेंड, जो कि एंजियोटेंसिन फर्स्ट को एंजियोटेंसिन में सेकेंड में कन्वर्ट कर रहा था। एंड विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द पोटेंट वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन, जो कि वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन मतलब ब्लड वेसल्स में वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन कर रहा था और हमारा ब्लड प्रेशर इंक्रीज़ हो रहा था। फिर हमारा एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर आल्सो नोन एज रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम इनहिबिटर, इसको क्यों बोलते हैं मैंने आपको फ्लो चार्ट के थ्रू अभी समझाया था। फिर हमारा रेनिन विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एंजियोटेंसिन फर्स्ट बाई एक्ट ऑन एंजियोटेंसिनोजन पे एक्ट करके रेनिन हमारा जो कि किडनी के थ्रू रिलीज़ हो रहा था, जो एंजियोटेंसिन फर्स्ट को फर्स्ट में कन्वर्ट कर रहा था एंजियोटेंसिनोजन के साथ एक्ट करके। अब हम देखेंगे कि हमारा फ्लो चार्ट में पढ़ाया था, मैंने वही लिखा हुआ है, मैं आपको बताती हूँ कि एंजियोटेंसिनोजन रिलीज फ्रॉम द लीवर एंड देन रेनिन एक्ट ऑन एंजियोटेंसिनोजन एंड फ्रॉम एंजियोटेंसिन सेकेंड। एंजियोटेंसिनोजन जो होता है वो लीवर के थ्रू रिलीज़ हुआ और देन रेनिन जो कि किडनी के द्वारा रिलीज़ हो रहा था वो एंजियोटेंसिनोजन पे एक्ट करके एंजियोटेंसिन फर्स्ट बनाएगा। फिर हमारा एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम ACE एंजाइम जो था वो लंग्स में प्रेजेंट था, तो लंग्स एंजियोटेंसिन फर्स्ट को एंजियोटेंसिन सेकेंड में कन्वर्ट किया। फिर एंजियोटेंसिन इज आल्सो एक्ट डायरेक्टली ऑन ब्लड स्ट्रीम, एंजियोटेंसिन सेकेंड जो था वो ब्लड स्ट्रीम में डायरेक्टली बाइंड हो रहा था और स्टिमुलेटिंग वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन, जो कि ब्लड वेसल्स में वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन पैदा कर रहा था, मतलब ब्लड वेसल्स को नैरो कर रहा था, जिससे हमारा ब्लड प्रेशर इंक्रीज़ हो रहा था। फिर एंजियोटेंसिन सेकेंड एक्ट ऑन एड्रीनल ग्लैंड, ये एंजियोटेंसिन सेकेंड जो होता है एड्रीनल ग्लैंड को स्टिमुलेट करता है ताकि एल्डोस्टेरॉन इंक्रीज़ हो और किडनी हमारा NaCl और वाटर का एब्जॉर्प्शन ज़्यादा करे। तो एड्रीनल ग्लैंड जो होता है वो हमारा एल्डोस्टेरॉन को रिलीज़ करेगा और एल्डोस्टेरॉन हमारा जो होता है वो NaCl H2O के रीअब्जॉर्प्शन को किडनी के द्वारा इंक्रीज़ करेगा, तो हमारा ब्लड प्रेशर इंक्रीज़ हो जाएगा। तो जो हमारा ACE इनहिबिटर होता है वो अगर ब्लॉक कर दिया जाए तो हमारा ये होगा ही नहीं, ना ये NaCl रिलीज़ होगा, ना एड्रीनल ग्लैंड को स्टिमुलेट करेगा, ना एल्डोस्टेरॉन इंक्रीज़ होगा, ना NaCl इंक्रीज़ होगा, ना H2O इंक्रीज़ होगा, किडनी के द्वारा एब्जॉर्प्शन इसका होगा ही नहीं। तो ना हम इसीलिए एंजियोटेंसिन फर्स्ट को एंजियोटेंसिन सेकेंड में कन्वर्ट होने के लिए एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर का यूज़ करते हैं, ताकि एंजियोटेंसिन सेकेंड कन्वर्ट ही ना हो, ना एंजियोटेंसिन वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन पैदा करे, ना ही NaCl को H2O का रीअब्जॉर्प्शन ज़्यादा करे।
आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर आपको नहीं भी समझ में आया तो आप मुझसे बताइएगा, मैं आप फिर से एक फ्लो चार्ट के थ्रू या फिर शॉर्ट नोट के थ्रू आपको समझाने की कोशिश करूँगी।